Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम गेट 2018 में पूछे हुए असाइनमेंट प्रॉब्लम के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अब गेट में असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, सो आप ये टॉपिक जरूर प्रिपेयर कर लेना। सो द क्वेश्चन सेज दैट अ सर्टेन commodity is produced by the manufacturing plants P1 and P2 whose capacities are 6 and 500 respectively. Then the commodity is shipped by the markets M1, M2, M3, M4 whose requirements are 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 respectively. The transportation cost per unit from the plant PI to market MJ as follows. अब हमने यहाँ से टेबल गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है ऑप्टिमल कोस्ट यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की आएगी क्या। सो यहाँ से ऑप्टिमल कोस्ट के लिए हम काम में लेंगे, यहाँ से हमारा जो मेथड काम में लेंगे मिनिमम कोस्ट मेथड। मिनिमम कोस्ट मेथड, तो मिनिमम कोस्ट मेथड कहता क्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारे पास तीन ही मेथड होते हैं। पहला हम एक मेथड तो मिनिमम कोस्ट मेथड है, एक वोकल अप्रोक्सीमेशन मेथड है और एक मेथड वोकल मेथड है और एक मेथड है आपके पास यहाँ से नॉर्थ कॉर्नर मेथड। तो मिनिमम कोस्ट मेथड में आपने ये करना है, आपके पास यहाँ से आपने सबसे पहले तो यहाँ से नेग्लेक्ट करना है इनके मार्केट की डिमांड को एंड साथ ही आपके पास यहाँ से इसकी जो कैपेसिटीज हैं इनको इग्नोर करने के बाद आपके पास जो कॉस्ट बनती है उस कॉस्ट में जो मिनिमम एलिमेंट है उसे टारगेट करना है। लाइक अगर हम पहले इनको राइट आउट कर लें, यहाँ से हमारे पास 1, 2 और देन नेक्स्ट है 3, 5 एंड देन है हमारे पास 5, 6 एंड देन है 8, 7। अगर हम यहाँ से ये राइट आउट कर ले, अब साथ ही अगर हम यहाँ से इसकी डिमांड और कैपेसिटीज को भी राइट आउट कर ले, ये है 6 एंड 5 और देन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू है 1, 2, 3, 5। सबसे पहले आपको यहाँ से ये देखना है यहाँ से जो जितनी डिमांड है उतनी ही कैपेसिटी है कि नहीं, इनमें तो कोई मिसमैच नहीं है। अगर है तो हम यहाँ से डमी ऐड करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ से इनका सम आ रहा है आपके पास 11 और इनका सम 8 और 3, 11, 11 ही है, तो दोनों के लिए वैल्यू इक्वल आ रही है इनका सम। अब अगर हम यहाँ से देखें इनमें मिनिमम एलिमेंट क्या है, मिनिमम एलिमेंट यहाँ से जो कोस्ट लिखी है उनमें मिनिमम एलिमेंट 1 है। अब 1 में हम अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट कितना करेंगे, कैपेसिटी और डिमांड में हम कंपेयर करेंगे, जो कम होगी वो अलॉटमेंट होगा। 1 और 6 में मिनिमम आपके पास 1 है, सो यहाँ से इसके ऊपर हमने 1 का अलॉटमेंट कर दिया, ये कर देंगे। यहाँ से 1 का अलॉटमेंट यहाँ हो चुका है। 1 का अलॉटमेंट होते ही जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास ये कॉलम यहाँ से हमारा पूरा खत्म हो गया है, ये कॉलम हमारे पास यहाँ से खत्म हो चुका है। सो इन केस अगर ये कॉलम हमारे पास यहाँ से खत्म हो गया है तो अब देखेंगे मिनिमम एलिमेंट क्या है। ये कॉलम हमारे पास जब यहाँ से हम कह सकते हैं ये पूरा ही हमारे पास खत्म हो चुका है, तो अब हमारे पास यहाँ से मिनिमम एलिमेंट क्या बचा है। अब यहाँ से 1 का अलॉटमेंट होते ही यहाँ से हमारे पास कैपेसिटी बची है 5 की। अब यहाँ से देखिए तो अब मिनिमम एलिमेंट हमारे पास 3 है, 3 में अलॉटमेंट करेंगे। 3 में कितना अलॉटमेंट करेंगे, कैपेसिटी और डिमांड में हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से मिनिमम 2 आ रहा है, सो 2 का अलॉटमेंट होते ही हमारे पास ये कॉलम भी खत्म हो जाएगा। और ये तो अगर अब हम यहाँ से देखेंगे जैसे ही 2 का अलॉटमेंट हुआ ये कॉलम तो हमारे पास खत्म हो गया। अब हमारे पास इसकी कैपेसिटी कितनी बची है, 5 में से 2 और चली गई, अब हमारे पास 3 की कैपेसिटी और बची है। अब 5, 6, 7, 8 में देखते हैं मिनिमम क्या है, मिनिमम आएगा 5 में अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट यहाँ से 3 और 3 दोनों इक्वल है, तो यहाँ से जैसे इसमें 3 का अलॉटमेंट होगा ये डिस्कार्ड हो गया, साथ ही ये रो भी हमारे पास डिस्कार्ड हो चुकी। अब हमारे पास एक ही एलिमेंट बचा है 7 में सारा का सारा अलॉटमेंट हो जाएगा यहाँ से 5 का। अब हमारे पास अलॉटमेंट हो चुका है। अब हमने देखनी है कोस्ट यहाँ से क्या बनती है, तो कोस्ट हमारे पास यहाँ से कितनी बनेगी, कोस्ट बन रही है 1 into 1 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस 5 into 7। सिंप्लीफाई कर लें, सो यहाँ से हमारे पास कोस्ट कितनी रह जाएगी, कोस्ट यहाँ से इसकी हमारे पास बन जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 35 इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे 57 आ गई हमारे पास यहाँ से इसकी कोस्ट। अब ये हमें चेक करना है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने के लिए हमारे पास कंडीशन रहती है हमारे पास अलॉटमेंट m प्लस n-1 के इक्वल होनी चाहिए। m अगर नंबर ऑफ रोज से ले तो 2 रोज है, 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, यहाँ से हमारे पास 6 माइनस 1 बराबर हमारे पास एटलीस्ट 5 अलॉटमेंट होने चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ से हमने कितने अलॉटमेंट किए, हमने अलॉटमेंट किए हैं 4 ही, तो यहाँ से ऑप्टिमल बनाने के लिए हमने एक अलॉटमेंट और करना होगा। सो एक अलॉटमेंट हम अपनी मर्जी से 0 एंट्री का कर देते हैं। इनकेस अगर 0 एंट्री का अलॉटमेंट हम करेंगे उससे हमारे पास कोस्ट में तो कोई फर्क नहीं आएगा और साथ में अलॉटमेंट भी हो जाएगा, ताकि ऑप्टिमल कंडीशन ऑप्टिमलिटी के लिए कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। सो एक अलॉटमेंट हम 0 कर देंगे। अब 0
जीरो हम कहीं भी अपनी मर्जी से अलॉटमेंट कर देंगे। लाइक यहाँ से अगर हम 6 पे 5 पे जीरो अलॉटमेंट कर देते हैं यहाँ से, या फिर 2 पे जीरो अलॉटमेंट कर देते हैं। लाइक यहाँ से हम अलॉटमेंट कर देते हैं जीरो का। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमने जो निकाला है वो ऑप्टिमल कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं, इससे भी मिनिमम वैल्यू आ सकती है या नहीं आ सकती। सो ये चेक करने के लिए हमने ui प्लस vj निकालना होगा और dij निकालना होगा। अब dij हमारे पास क्या, सबसे पहले तो हम राइट आउट कर लेते हैं यहाँ से CIJ मैट्रिक्स। CIJ मैट्रिक्स हम यहाँ से लिखेंगे, जहां जहां अलॉटमेंट नहीं हुआ है हम उन एंट्रीज को लिखेंगे। फर्स्ट रो में हमारे पास 3 जगह अलॉटमेंट हो चुका है, एक जगह नहीं हुआ है, सिर्फ हम उसी एंट्री को लिखेंगे और बाकी जहां जहां अलॉटमेंट हुआ है वहां स्टार लगा के छोड़ देंगे। सिर्फ 8 लिख लिया। और सेकंड रो में हमने यहाँ से 2 में भी अलॉटमेंट कर दिया है। सो बाकी एंट्रीज बची 5 और 6, सिर्फ इन 2 में अलॉटमेंट नहीं हुआ, बाकी में हमने 2 में अलॉटमेंट कर दिया, वहां स्टार लगा के छोड़ देंगे। CIJ आ गया। अब CIJ आने के बाद हमने निकालना है UI प्लस VJ। UI प्लस VJ निकालने का मेथड हमारे पास हम काम में लेंगे। UI प्लस VJ निकालने के से पहले हम यहाँ से देखेंगे जिन जिन में अलॉटमेंट हो चुका है। अलॉटमेंट यहाँ से 1 के लिए हमने कर दिया, 3 के लिए हमने कर दिया है, 5 के लिए हमने कर दिया है। सिमिलरली हमने 8 में नहीं किया अलॉटमेंट, 2 में हमने अलॉटमेंट कर दिया है अपनी मर्जी से। और नेक्स्ट जिन जिन में अलॉटमेंट कर दिया है उनको ही तो लिख रहे हैं। यहाँ से 2 भी आएगा, फिर 2 में हमने अलॉटमेंट कर दिया ना, 2 हम लिख देंगे। यहाँ से 5 की जगह स्टार लगा देंगे, अलॉटमेंट नहीं हुआ, 6 में अलॉटमेंट नहीं हुआ, 7 में अलॉटमेंट हो चुका है। अब हमने निकालना है UI प्लस VJ। UI प्लस VJ निकालने का मेथड हम काम में लेंगे, जिसमें भी हमने अलॉटमेंट ज्यादा कर दिया है उसी को UI की वैल्यू उसके रेस्पेक्टिव जीरो ले लेंगे। अब यहाँ से U1 की वैल्यू हमने अपनी मर्जी से जीरो ले ली, इसमें अलॉटमेंट ज्यादा हो चुका है, रेस्पेक्टिवली हमने VJ निकालना है। VJ हमने अब ये जो मैट्रिक्स निकाली ये भी UI प्लस VJ से ही निकाली है, बट अब हम इससे भी एक मैट्रिक्स और बनाएंगे जिसमें अलॉटमेंट हुआ है उन एंट्रीज को लिखेंगे। सो यहाँ से रेस्पेक्टिव UI प्लस VJ करेंगे तो ये एंट्री बनेगी U1 प्लस V1। सो ओवरऑल 1 बन रहा है, सो हमारे पास 1 होगा तभी तो यहाँ 1 मिलेगा। नेक्स्ट अगर यहाँ 3 होगा तभी यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ 5 होगा तभी 5 मिलेगा। और यहाँ से अब अगर सिंप्लीफाई करें ये एंट्री तो इसके थ्रू निकलेगी नहीं। अब अगर यहाँ से देखें 1 में ऐसा क्या जोड़ी 2 आए, 1 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 2 आएगा। अब यहाँ से इससे हम बनाएंगे UI प्लस VJ मैट्रिक्स। तो UI प्लस VJ मैट्रिक्स लिखने का तरीका होगा, जहां जहां हमने पहले एंट्री लिखी थी वहां तो हम लगाएंगे स्टार। यहाँ हमने स्टार लगा दिया। एंड देन यहाँ से जो एंट्री बन रही है ये 3 प्लस 1 के कॉम्बिनेशन से बन रही है, इंप्लाइज 4 से बन रही है। नेक्स्ट यहाँ से 5 प्लस 1 के कॉम्बिनेशन से बन रही है, यानी 6 से बन रही है। इसी तरीके से यहाँ से मिलेगा ये जो एक एंट्री और निकालनी है, यहाँ से ये एंट्री निकालने के लिए 1 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। तो यहाँ से ये जो एंट्री बनेगी इनके कॉम्बिनेशन से बनेगी, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ लगा देंगे हम स्टार। ये वैल्यू आ गई है UI प्लस VJ की। इसके नेक्स्ट हम निकालते हैं यहाँ से DIJ मैट्रिक्स। DIJ मैट्रिक्स हमारे पास लिखी जाएगी, DIJ मैट्रिक्स इक्वल्स टू होगी हमारे पास CIJ मैट्रिक्स माइनस UI प्लस VJ मैट्रिक्स। तो अगर यहाँ से रेस्पेक्टिव एंट्रीज को माइनस कर ले तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, स्टार स्टार स्टार। 8 माइनस 6 की वैल्यू आएगी 2। इसी तरीके से नेक्स्ट में स्टार आएगा, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 एंड 6 माइनस 6 आ गया हमारे पास यहाँ से 0 एंड देन स्टार। ये 0 तो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एक जैसे ही, ऐसा ही दूसरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है। और बाकी यहाँ से सारी एंट्रीज पॉजिटिव है, इंप्लाइज हमें ये बता रहा है सारी एंट्रीज हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रही है, सारी AIJ की वैल्यू, इंप्लाइज जो सॉल्यूशन आ रहा है वो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और यहाँ से 0 बताता है ऐसा ही एक और ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ से अगर हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, so the optimal cost equals to optimal cost हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट हुई है 57। so 57 is the required solution. I hope you understand the explanation. Thanks for watching.